हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 का पाठ 1 पढ़ेंगे। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। हम लोगों ने साथ में मौर्य काल, तुगलक काल ये सब पढ़ा, राजाओं के बारे में। अब कक्षा 8 के इतिहास में हमें पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से यूरोपीय शक्तियाँ, दूसरे देश के लोग हमारे देश में आना शुरू हुए थे। तो आपके पाठ का नाम ही है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्तियों माने तो आप जानते होंगे, यूरोपीय माने जैसे कि भारतीय, भारत देश में जो रहते हैं वो भारतीय हो गए, तो ये जो यूरोप देश के हुए वो यूरोपीय हो गए। और यूरोपीय शक्तियों मतलब शक्तिशाली देश। तो यूरोपीय शक्तियों से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि यूरोप देश के जो शक्तिशाली राज्य थे, देश थे, उनका भारत में कैसे आगमन हुआ, ये किस तरह से और कब आना शुरू हुए। इस पाठ में आपको यही बताया जाएगा कि ये किस तरह से विदेशी लोग हमारे देश में आना शुरू हुए थे और वो किस उद्देश्य से आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से। क्या 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 किया उन्होंने, कौन कौन सी उन्होंने नीति अपनाई, किस तरह से वो धीरे धीरे हमारे भारत के व्यापार करने के बहाने हमारे देश में आते चले गए, घुसते चले गए और कब्जा करने लगे। तो इस पाठ में आपको वही सब बताया जाएगा। तो पहला है व्यापारिक मार्ग। अब वो व्यापारिक मार्ग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से ही भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया था। कब से प्रारंभ किया था? 16वीं शताब्दी से आना प्रारंभ किया था, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार केवल तब जल और थल 2 मार्गों से होता था। भारत और यूरोप के तब वायु मार्ग का इतना तब बना ही नहीं था, ये सब इसका विस्तार ही नहीं हुआ था। तो केवल 2 ही मार्ग थे, या हम समुद्रों के रास्ते पहुँचे और या हम जमीन से जाएं, सड़क मार्ग से जाएं। तो सड़क मार्ग तो इतना बना ही नहीं था, खोज ही नहीं हुई थी कौन कौन कहाँ देश थे कहाँ नहीं। तो समुद्री मार्ग ही ज़्यादा उसमें था। तो इन मार्गों की संख्या 3 थी। जिन मार्गों से व्यापार हो रहा था उसकी 3 संख्या थी। ये देखिए, आप चित्र से देख करके समझ जाएंगे। तो प्रथम मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। यह नक्शे में आपको दिखाया गया है कि फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था पहला मार्ग। दूसरा जो मार्ग था वो इस मार्ग से कौन कौन आता था? इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक का, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा जाया जाता था। और तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। तो टोटल 3 मार्ग खोजे गए थे उस समय, इन्हीं से व्यापार होता था। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख केंद्र थे। जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, जिन जगहों से व्यापार होता था, वो कौन सी 2 जगह थी? वेनिस और जिनेवा। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। इटली जितनी भी वस्तुओं का व्यापार हो रहा था वो चाह रहा था सिर्फ हम ही इस पे करें, हम ही यहाँ पर व्यापार करें। और यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया उसने कि यूरोप का कोई देश यहाँ नहीं आएगा। और 15वीं शताब्दी में जो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने जितने भी मार्ग थे, संचार के माध्यम थे, उन सबको बंद कर दिया। और कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। बिना कुस्तुनतुनिया के कोई भारत के व्यापार को नहीं कर सकता था। तो क्या किया कि उस मार्ग को उन्होंने बंद कर दिया तुर्कों ने। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को क्या बहुत धक्का लगा। अब कैसे आए वो लोग, अब कैसे भारत पर व्यापार करें? तो फिर उन्होंने क्या किया, आगे समुद्र मार्ग की खोज की। उन्होंने सोचा कि चलो हम और भी रास्ते खोजते हैं। तो समुद्र के रास्ते वो बढ़ना शुरू किए कि देखिए यहाँ से भी वो देश कहाँ मिलता है। तो अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज
मात्र संभावनाओं के आधार पर थी। मतलब सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ पर ये देश मिल जाएगा। इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों, महत्वाकांक्षी जो राजा महाराजा थे, उनको लालच दिया कि आपका धन बढ़ेगा, आप वहाँ व्यापार करेंगे, आपका धर्म का प्रचार होगा और आप अपने देश के झंडे वहाँ लगाएंगे, इसलिए आपको मार्ग की खोज करनी चाहिए। तो जो राजा महाराजा थे वो भी लालच में आ गए कि चलो ठीक है, हम नाविकों का खर्चा उठाने को वो तैयार हो गए। भाई समुद्री जहाज बहुत लंबा समुद्रों में बहुत दिन तक चलना पड़ता था, तो इतना सारा खर्चा उन नाविकों के पास तो था नहीं। तो वो राजाओं महाराजाओं की महत्वाकांक्षाओं का फायदा लिया। उन्होंने बोला कि आपके धन, धर्म और ध्वज के बढ़ोतरी के लिए आपको इन मार्गों की खोज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप भारत से अगर व्यापार करेंगे तो धन, खूब सारा आपको धन मिलेगा, खूब खजाना इकट्ठा होगा और कीमती धातु, सोने, मसाले आदि वहां से मिलेंगे, जो बहुत फायदेमंद है। उन्होंने बोला कि आप धर्म भी अपना ईसाई धर्म का आप दूर दूर के इलाकों में प्रचार प्रसार कर लेंगे। तीसरा, आप अपना ध्वज, यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए जाएंगे, जिससे उनका क्या होगा, साम्राज्य बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या किया, यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा उठा लिया। चलो हम खर्च करेंगे। इनके नाविकों ने कुतुब नुमा की सहायता से, ये देखिए चित्र में आपको दिखा रहा है, कैंपस की तरह सुई होती है चुंबकीय, जो कि दिशा बताती है, उत्तर दक्षिण दिशा। तो अब वो इतने बड़े समुद्र में जहाज चलते थे तो चारों तरफ तो पानी ही पानी दिखता था, ये पता ही नहीं चलता था कि हम किस दिशा को जा रहे हैं, किस दिशा को नहीं जा रहे हैं। तो ये वो लोग ये कुतुब नुमा साथ में लिए रहते थे, इससे उनको दिशा पता चलती थी कि किधर उत्तर दिशा है, किधर दक्षिण दिशा। तो कुतुब नुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। जो स्पेन निवासी कोलंबस था, निकला तो था भारत को खोजने, मगर वो जब समुद्री रास्ते से चलते चलते कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। तब उसे पता चला कि यहाँ पर एक अमेरिका है। और एक जो पुर्तगाली निवासी था, वास्को डिगामा, कौन, वास्को डिगामा, वो भी खूब लंबी समुद्री यात्रा करते करते अफ्रीका के होते हुए, दक्षिणी छोर से होते हुए वो भारत के पश्चिमी समुद्र तट के पास कौन से बंदरगाह में, कालीकट बंदरगाह में पहुंच गया। मतलब वो इतनी रास्ता तय करने के बाद कालीकट बंदरगाह से वो भारत में पहुंच गया, उसने भारत की खोज कर ली। अब तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी और वास्को डिगामा ने भारत की। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब उनको एक नया रास्ता मिल गया, क्योंकि वहां तो तुर्कों ने उनका रास्ता बंद कर दिया था। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार फिर से शुरू हो गया, जो व्यापार संभव नहीं हो पाया था, रोक दिया गया था। तो अब यूरोपीय व्यापार क्या था, क्या चीज वो व्यापार कैसे करते थे, क्या लाते थे, क्या देते थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते और बहुत मुनाफा कमाते। उनको बहुत फायदा होता उससे, बहुत महंगे दामों में वहां पर बेचते वो। तो पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाजत के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था, क्योंकि जो पुर्तगाल की सेना थी, नौसेना, हमारे यहाँ तो नौसेना का निर्माण ही नहीं हुआ था। यहाँ के तो राजा महाराजा बस वही थल सेना लिए घूम रहे थे, और पुर्तगाल ने नौसेना बना ली थी, तो उसके दबदबा था, उसकी इजाजत के बगैर कोई भी अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड के व्यापारी भी भारत आने लगे। उनको भी होड़ हो गई कि हम भी धीरे धीरे चलें, भारत में व्यापार करें। तो अब आगे आप देखिए कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों की एक होड़ हो गई, एक कंपटीशन उनमें लग गया कि हम ज्यादा कर लें। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने क्या किया, व्यापारिक कंपनियां बना ली 16वीं 17वीं शताब्दी में।
तो व्यापारिक कंपनियां कैसी होती हैं? व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। मतलब इसमें बहुत खर्चा होता था, जहाज से आने में, व्यापार करने में बहुत सारा धन चाहिए रहता था। तो इतना तो एक व्यक्ति के पास होता नहीं था कि वो सब कुछ कर ले। तो उन्होंने एक कंपनी टाइप की बना ली कि और सब लोग उसमें पूंजी अपना धन लगाएं और जो फायदा होगा वो भी सब लोग मिलके बांट लेंगे। अब हम लोग भी तो ऐसे बिजनेस करते हैं, जो आज के समय पे भी जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो शेयर लेती हैं ना, सबसे सब लोग अपना अपना हिस्सा देते हैं, शेयर देते हैं, फिर जो फायदा होता है उसके हिसाब से बंटवारा भी होता है। तो वही चीज उस समय भी हुई 16वीं और शताब्दी में। तो व्यापार हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इस तरह से ये सब कंपनियां वहाँ बनी। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही व्यापार करने आए थे। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन से लोग कौन सा देश आया था सबसे पहले व्यापार करने के लिए, तो पुर्तगाल, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। ठीक है। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों की कोठी कहा जाता था। इनको वो लोग क्या कहते थे? कोठी। यहाँ पर उनके एजेंट रहते थे तो उसको वो कोठी कहते थे। सब लोग मिलकर के वहाँ पे काम करते थे। अब विदेशी कंपनियों ने देखिए व्यापार में लाभ के लिए कौन सी नीतियां अपनाई। उन्होंने इतने हथकंडे, उन्होंने जो मेन नीति अपनाई थी वो थी साम दाम दंड भेद। ये क्या होता है? साम दाम दंड भेद चाणक्य की नीति थी। मतलब हमको किसी भी तरह से, किसी भी समानता हो या असमानता हो, दाम मतलब किसी भी कीमत पर, दंड मतलब चाहे हमको किसी को दंड देना पड़े, नुकसान करना पड़े किसी का, और चाहे भेद, चाहे हमको छलावा करना पड़े उनसे, लेकिन हमको क्या चाहिए? फायदा, मुनाफा चाहिए। तो विदेशी कंपनियों ने भी इसी नीति को अपनाया, साम दाम दंड भेद। मतलब हमको किसी भी तरह से, चाहे हमको जो करना पड़े, हमको इस व्यापार में फायदा मिले। तो उन्होंने यही तरीके अपनाए। उन्होंने क्या किया इसके लिए? उन्होंने क्या किया कि बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि भेजे, अपने अपने दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। उनसे कहा कि हम आपके भारत से व्यापार करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? उनकी खुशामद करने लगे। अरे आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो इसकी छूट दे देंगे, कर भी नहीं लेंगे। तो हमारे राजा महाराजा भी तारीफ सुने और खुश हो गए और उन्होंने उनको उस चीज़ की अनुमति दे दी, फरमान जारी कर दिया। फिर उन व्यापारियों ने क्या किया कि राजाओं से बोला कि हमारे करों को कम कर, जो टैक्स चाहिए था जिससे भारत को फायदा होता, वो टैक्स भी कुछ चीज़ों में छूट करा ली। करे इन चीज़ों में छूट दे दीजिए या कम करा लिया। इससे उनको ज़्यादा टैक्स भी नहीं देना पड़ा और हमारे यहाँ से कीमती सामान ले गए और अपने यहाँ और कीमत में बेचे। और इसके बदले वो और क्या चालाकी करते थे? उन्होंने बादशाहों को, राजाओं को क्या करने लगा? नवीन अच्छी अच्छी वहाँ की अपने देश की चीज़ें भेंट करने लगी। तो उपहार हम लोग देते हैं ना, सब कोई प्राइस से खुश हो जाता है। वो सब भी ये सबसे कोई कितनी हमारी खुशामद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, और ये नहीं समझ पाए कि ये हमारे ही देश को लूटे ले रहे हैं, हमें लूटने के लिए आए हैं। और इस तरह से उन्होंने उन लोगों को करों से छूट दे दी। तो राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा। वो सोचे कि व्यापार करने से मेरे देश का खजाना बढ़ेगा और करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आएंगे, व्यापारिक लोग ज़्यादा लोग करने आएंगे व्यापार करने, तो हमको फ़ायदा होगा। इसलिए उन्होंने करों में भी छूट दे दी। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का भी असर था। वो लोग अब धीरे धीरे क्या करने लगे? फिर राजाओं को डराने लगे। पहले तो खुशामद करे, वो शक्तिशाली हो गए। उनकी पुर्तगाली जो नौसेना थी वो भी शक्तिशाली थी। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थीं और हिंदुस्तान के जहाज़ों का पुर्तगाली के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी कि अब हमको भी सुरक्षा की ज़रूरत थी। तो वो लोग धीरे धीरे हमारे राजाओं को धमकी भी देते थे। क्या धमकी देते थे? डच कहते थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच कहते थे कि व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूट लेंगे या डुबो देंगे। तो डर के मारे पहले तो हम लोग खुशामद में दे दिए उनको छूट, इसी तरह वो धीरे धीरे अधिकार जमाते हुए हमें धमकी भी देने लगे। तो इन नीतियों व स्थितियों का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया
उन्हें कई कर टैक्स जो होता है वो ना देने में छूट भी मिल गई, और ज़मीन खरीद कर उन्होंने अपने गोदाम बना लिए, घर बना लिए, बंदरगाह बना लिए और अपने अपने किले भी बना लिए। इसलिए उन्होंने इस तरह धीरे धीरे उन्होंने भारत में कब्जा शुरू कर दिया। इस तरह यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैंने इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्विज तैयार किया है, जो कि आपको बॉक्स में दिया गया है क्विज लिंक। उस क्विज लिंक से आप इन क्विज को ज़रूर से दीजिए, और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स करिए। आपके सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद।